देखो, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले फिर से लिखिए। सर फिर से नहीं लिख लिए हो। कैसे अंतर का है? कैसे टिक का अंतर है? अब से लगभग 2500 वर्ष पहले ठीक है ना, यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह देखा कि ठीक है ना, ये बोल रहे थे, यह देखा कि जब अंबर नामक, चाहे अंग्रेजी में एम्बर कहा जाता है ठीक है ना, नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो लिख लिए हो, तो उसमें हल्की वस्तुओं को, तो उसमें हल्की वस्तुओं को, उसमें हल्की वस्तुओं को ठीक है ना, जैसे अब हल्की वस्तु में लिख लेना, जैसे क्या क्या चीज, चलो कागज के टुकड़े, ठीक है ना, कागज के टुकड़े के बाद कॉमा देके लिख लेना, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। हो गया। परंतु लगभग 2000 वर्षों तक, परंतु लगभग 2000 वर्षों तक इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया, इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। 2000 वर्षों तक इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। जैसे कल बताए थे वही सब लिख रहे थे, ठीक है ना। फिर अब इनके बाद कौन आए 2000 वर्षों बाद, ठीक है ना, एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, गिलबर्ट, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट बना करके लिखिएगा नीचे, ठीक है ना, एक अलग ऐसे पॉइंट बना लेना, तब आगे लिखना। बोले देखिए, सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, ऐसे लिखा जाएगा, डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि चले जाओगे प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि एम्बर के अलावा अनेक अन्य पदार्थ, देखिए, एम्बर के अलावा अनेक अन्य पदार्थ
पता लगाया कि एम्बर के अलावा अनेक अन्य पदार्थ, ठीक है ना, जैसे एम्बर के अलावा अनेक अन्य पदार्थ हो गया है, जैसे एम्बर के अलावा अनेक अन्य पदार्थ मतलब दूसरे पदार्थ, ठीक है ना, जैसे क्या क्या बताएगा था कल, कांच, ठीक है ना, जैसे में लिख लेना, ठीक है ना, जैसे कांच, आबनूस, ठीक है ना, और क्या था, गंधक, लाख, गंधक, लाख आदि, आबनूस भी यदि पदार्थ है, ठीक है ना, आबनूस, लाख हो गया आदि भी रगड़े जाने पर, आदि भी रगड़े जाने पर, सर बोलिए, आदि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। आकर्षित करने लगते हैं। देख लीजिए, आकर्षित करने लगते हैं। यह बात किसने बताई थी? गिलबर्ट। मतलब गिलबर्ट ने यह बताया था कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो है वो केवल आबनूस में ही नहीं है, केवल क्या नाम है, एम्बर में ही नहीं है, बल्कि अन्य वस्तुओं में भी, ठीक है ना। अब आगे इससे स्पष्ट हो पाया, ठीक है ना, कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है वह किसके कारण उत्पन्न हो रहा था? मुख्य कारण क्या था? रगड़ना। हाँ जी, मुख्य कारण क्या था? रगड़ना। तो रगड़ने के कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जा रहा था, ठीक है ना। तो इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद, सुन रहे हैं, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली यह जो गुण है, इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद, ठीक है ना, ऐसा माना जाता था कि उस वस्तु ने, वह वस्तु जो है विद्युतमय हो गई है। क्या हो गई है? विद्युतमय हो गई, ठीक है ना। मतलब यह कि विद्युतमय वस्तु को, ठीक है ना, यह कहा जाता था कि इस वस्तु ने विद्युतीय गुण प्राप्त कर लिया है। समझ में आया? और विद्युतीय गुण किसके कारण आता था? रगड़ने के कारण, नदी रगड़ने के कारण, ठीक है ना। बाद में उसी को क्या कहा गया कि विद्युतीय वस्तु ही या विद्युतमय वस्तु ही क्या है? आवेशित वस्तु। मतलब इसमें आवेश उत्पन्न हो जा रहे, ठीक है ना। तो अगला लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिएगा, इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि, इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि, इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि यह गुण रगड़ने के कारण, यह गुण रगड़ने के कारण हो गया, रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है हो गया। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर, इस गुण को प्राप्त कर लेने पर
इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं। हो गया। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं। तथा वह गुण जिसके कारण यह गुण उत्पन्न होता है, विद्युत कहलाता है। यह गुण उत्पन्न होता है, विद्युत कहलाता है। अब नीचे नोट में लिख लीजिए, देखिए किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर, नोट में लिखिएगा, किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर, किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर देख लिए, किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर, ठीक है ना, कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। हो गया, देख लीजिए। अतः विद्युतमय पदार्थ को ही आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। विद्युतमय पदार्थ को ही आवेशित पदार्थ भी, ठीक है ना, मतलब विद्युतमय पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? आवेश। विद्युतमय पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा गया है, किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर, ठीक है ना, जब कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस पदार्थ ने क्या ग्रहण कर लिया? आवेश ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। उस पदार्थ ने क्या ग्रहण कर लिया है? आवेश पर ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। अब ये आवेश जो थे वह कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। मतलब आवेश की परिभाषा क्या हुई? आवेश को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो कल आपको बताए थे कि आवेश जो है किसी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है ना। आवेश किसी पदार्थ का क्या है? एक अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है ना। समझता है? जो जब किसी वस्तु के द्वारा ग्रहण अथवा त्याग किया जाता है, मतलब जब भी आवेश का हम लेन देन करते हैं, ठीक है ना। आवेश एक प्रकार का गुण है, सुन रहे हैं, एक प्रकार का क्या है? गुण है। और इस गुण का जब लेन देन होता है, ठीक है ना, तो दोनों वस्तुओं को, मतलब जो पदार्थ जो उस आवेश को ले रही है और जो उस आवेश को दे रही है, दोनों वस्तुओं को, ठीक है ना,
एक झटके का अनुभव होता है, उस झटके को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। ठीक है ना? यस। ये ना कहा गया था। लिखिए अगला। अब आवेश की परिभाषा लिखिएगा नीचे। अगला हेडिंग लिख लीजिए, आवेश की परिभाषा। कल नहीं आया था कल? नहीं आया। कल केवल हम लोग इसी चीज को पढ़े। लिखेंगे जी, किसी पदार्थ का वह है अभिलाक्षणिक गुण जिसके परस्पर आदान प्रदान से दोनों वस्तुओं को एक झटके कोष्ठक में स्थिर विद्युत बल, यह विद्युतीय बल लिख देते हैं। का अनुभव होता है, आवेश कहलाता है। समझे जी? किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण जिसके परस्पर मतलब एक दूसरे से, ठीक है ना जी, परस्पर आदान प्रदान से दोनों वस्तुओं को एक झटके, ठीक है ना, झटका मतलब विद्युतीय बल, ठीक है ना, का अनुभव होता है, आवेश कहलाता है। मुझे नीचे करो ना, दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं आगे बढ़, आगे नहीं बैठेंगे, यही तो दिक्कत है। आगे खुलाने से बड़े चक्कर को नहीं करेंगे। क्या दिखाई? हो गया? बैठा दिया जाए इसको। यस सर, बता दीजिए। वीडियो को बता दीजिए। अब तो वीडियो में छाप लेंगे। फेसबुक बना लेंगे। अब आगे हेडिंग लिखिए, आवेश की प्रकार। अगला हेडिंग लिखिए, आवेश के प्रकार। हाँ, ऊपर है शब्द। आवेश के प्रकार। जी ऊपर वाला पाठ का नाम है आवेश के प्रकार। देखिए, विद्युत आवेश निम्न दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश निम्न दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश तथा दूसरा पढ़े नहीं हम लोग।
ऋणावेश, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। हो गया सर। अब ये दोनों बात मतलब धनावेश और ऋण आवेश, ये जो दो शब्द हैं, ठीक है ना, इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना। किसने किया था? फ्रैंकलिन। कहाँ के वैज्ञानिक थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कब किए थे? कल बताए थे ना, 1750, ठीक है ना। नीचे नोट में पहले लिखिए, नीचे नोट में लिखिए, बोलिए। देखिए, धन आवेश तथा ऋण आवेश, धन आवेश तथा ऋण आवेश धन आवेश तथा ऋण आवेश, इन दोनों शब्दों का प्रयोग, इन दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम इन दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम, इसलिए सन 1750 ईस्वी में सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक लिख लीजिए, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने किया था। हो गया। तथा उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट किया कि हो गया। यह स्पष्ट किया कि, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब समझ रहे ना, एक ही जाति वाला, मतलब या तो दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, ठीक ना। तब दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना, ठीक ना। मतलब ये दोनों आपस में कोई क्रिया नहीं कर सकते, ठीक ना। उसी को कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक ना। तथा विजातीय मतलब एगो धनावेश और एगो ऋणावेश, चाहे एगो ऋणावेश हो दूसरा धनावेश, ठीक ना। तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हो गया। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए, ठीक ना। तो यह मतलब दो आवेशों में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, इस बात को किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने, ठीक ना। कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, इसको भी उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया है, ठीक है ना। हो गया। अब अगला हेडिंग लिखिए, अब धनावेश, ठीक है ना जी। अगला हेडिंग लिखिएगा धनावेश। धनावेश ठीक है जी। तो जब कल बताया था ना, कोई वस्तु धनावेशित कब होती है? जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, मतलब वह वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तब वह वस्तु क्या होती है? ठीक है ना, समझ रहे हैं। मतलब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आपस में रगड़ने से, ठीक है ना, आपस में रगड़ने से, ठीक है ना, जो हीट उत्पन्न होती है उस हीट को ग्रहण करके दोनों पदार्थों के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो एक पदार्थ में से, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस वस्तु के परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं वह वस्तु क्या हो गई है? धनावेशित। और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वह वस्तु ऋणावेशित हो गई है। पहले ना बताया गया था। हेडिंग लिख लीजिएगा धनावेश। धनावेश हो गया, ठीक है ना। देखिए, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है परस्पर रगड़ा जाता है, हो गया, तो जिस वस्तु के परमाणु के बाह्यतम कोश से, जिस वस्तु के परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हो गया, वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है। वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है तथा उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश कहते हैं, तथा उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश कहते हैं। हो गया। उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश, समझ में आया है? ये न लिखे हो कि जब दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं, ठीक ना, तो जिस वस्तु के बाह्यतम कोश से, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक ना, तो वह वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित वस्तु, और उस वस्तु पर उपस्थित आवेश को ही धनावेश कहा जाता है।
ठीक है ना। दूसरा लिखिए ऋणावेश, दूसरा हेडिंग लिखिएगा ऋणावेश। ऋणावेश हो गया। देखिए दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है ना, वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाती है तथा उस पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। उस पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। उस पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। हो गया? मतलब सुनो, दो वस्तुओं को जब हम लोग रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित होती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित होती है। धनावेशित कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ठीक ना। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या होती है? धनावेशित, ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या होती है? ठीक ना। समझ में आ गया ना दोनों? अब उदाहरण के रूप में एक नीचे लिख लीजिए, उदाहरण लिखिए इसका। बोले देखिए, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है, हो गया। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन हो गया रेशमी कपड़े में चले जाते हैं। रेशमी कपड़े में चले जाते हैं। इस प्रकार कुछ इलेक्ट्रॉन रेशमी कपड़े में चले जाते हैं। इस प्रकार कांच की छड़ क्या हो जाती है? कांच की छड़ को कौन सा आवेश आएगा? धनावेश ना। इस प्रकार कांच की
धनावेशित तथा रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। हो गया। दूसरा लिखो। दूसरा लिखिए। एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन, बिल्ली का चमड़ा बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन लिख लिए एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं। बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं। इस प्रकार सुनो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, ठीक ना, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, कुछ इलेक्ट्रॉन, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहे हैं? बिल्ली की खाल में से। किस में जा रहे हैं? एबोनाइट। तो बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी? धनावेशित। और एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी? जी क्या लिखेगा इस प्रकार? बिल्ली की खाल धनावेशित, बिल्ली की खाल धनावेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित हो गया तथा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, तथा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। हो गया ना? लिख लिए? यस सर, लिख लिया। अब अगला हेडिंग लिखिए। मतलब देखिए, सुनिए, तथा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। मतलब यह, सुनो, मतलब यह कि जब हम लोग दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें से एक वस्तु धनावेशित होगी तो दूसरी ऋणावेशित, ठीक है ना? समझ में आया? अब कौन धनावेशित होगी, कौन ऋणावेशित होगी, आप जान चुके हैं, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वह धनावेशित होगी और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी ऋणावेशित। ठीक। अब आवेशण पढ़ना है हम लोगों को कि आवेशण कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना? आवेशण क्या है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की एक प्रक्रिया है। सुन रहे हैं? आवेशण क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना? कितने प्रकार की होती है या? 3 प्रकार की कल बताए थे, ठीक है ना? कौन कौन सा था? घर्षण, प्रेरण और चालन।
ये 3 प्रकार का था, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए आवेशन, विद्युत आवेशन। दोनों हो गया ना। हाँ, अगला हेडिंग लिखो आवेशन। चालीस मिनट हुआ है, 4 से 4:30 मिनट हुआ। कितना हो गया? 40 मिनट की वीडियो हो गई, चढ़ेगा। हो गया जी, बंद करो जी।